अपेंडिक्स की बात करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एनाटमी। तो एनाटमी में आपको ये नज़र आ रही है, लार्ज इंटेस्टाइन है और फिर सीकम है, और सीकम के साथ आपको नीचे करके नज़र आ रही है अपेंडिक्स। अब इसका जो है वो कितनी इसकी लेंथ होती है, 5 to 15 सेंटीमीटर्स इसकी लेंथ होती है, और इसकी जो विड्थ होती है, नैरो कितनी होती है, 5 मिलीमीटर्स होती है। उसके बाद इसकी लोकेशन कहाँ पे है। अगर आपसे कोई लोकेशन पूछे तो आपने बताना है कि इसकी जो है ना लोकेशन क्या है, कि इसकी जो बेस है ना वो कहाँ पर है। तो ये आपको नज़र आ रही है ना अपेंडिक्स, तो ये मैंने आपको बताया फिर 5 to 15 सेंटीमीटर्स की है, और ये आपको सीकम भी नज़र आ रही है। तो ये सीकम के ना पोस्ट्रोमीडियल सरफेस पे होती है, मतलब ये कि पीछे से मीडियल सरफेस पे, ये मीडियल है ना, पोस्ट्रोमीडियल में होती है, पोस्ट्रोमीडियल सरफेस ऑफ सीकम पे होती है। ये आपका एमसीक्यू भी है। फिर आपने बताना है अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर इनफ्लोलेटरल टू द जंक्शन ऑफ इलियम एंड सीकम। ये है ना, ये इलियम और सीकम का जंक्शन है ना, दिस वन। तो इसके ये कहाँ पे है, अगर इलियोसीकल जंक्शन ये है तो ये उसके इन्फ्रोलैटरली है। तो इन्फ्रोलैटरली कितनी है, 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो लेकिन इसकी पोजीशन वेरिएबल होती है। वेरिएबल पोजीशंस कैसे होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन अभी आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि ये पोस्ट्रोमीडियल होती है सीकम के, और 3 सेंटीमीटर जो है ये इन्फ्रोलैटरल होती है टू द जंक्शन ऑफ इलियम एंड सीकम। ये बात याद हो गई। उसके बाद हम करते हैं कि बेस जो है ना वो अपेंडिक्स की कांस्टेंट है, और होती क्या है, इट इज़ फाउंड एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 टीनिया कोलाई ऑफ सीकम। अब वो ऑपरेशन के दौरान हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमने क्या करना होता है, आपको पता है टीनिया कोलाई होते हैं, तो ये वाला, अब वो 3 तरह के होते हैं, उसमें से एक इंटीरियर टीनियाए होते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको ट्रेस करती हूँ, दिस इज़ इंटीरियर टीनियाए। तो हमने क्या करना होता है, जब भी सर्जरी करनी होती है ना, अपेंडेक्टमी करनी होती है या कोई भी यहाँ पे सर्जरी करनी होती है अपेंडिक्स की, तो हम इस इंटीरियर टीनिया कोलाई जो होते हैं ना उसको फॉलो करते हैं नीचे की तरफ। तो इंटीरियर टीनियाए को जब हम करेंगे तो इसको हम फॉलो करते हुए बेस ऑफ अपेंडिक्स तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सर्जिकली इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये हमारी हो गई। तो नॉर्मल इसकी जो पोजीशन होती है, जो नॉर्मल कहते हैं कि नहीं, नॉर्मल तो सारी हैं, लेकिन मतलब कि जो मोस्ट कॉमन हमारी जो अपेंडिक्स होती है ना उसकी पोजीशन रेट्रोसीकल होती है, ये आपको पता होना चाहिए, 11 ओ क्लॉक पोजीशन। और वैसे इसकी जो है ये बाकी पोजीशंस भी हैं, ये प्री इलियल भी हो सकती है, मतलब इलियम के आगे भी हो सकती है, इलियम के पीछे भी हो सकती है। तो प्री इलियल, पोस्ट इलियल वो 1 and 2 o'clock की पोजीशन में है। फिर पेल्विक हो सकती है, मतलब पेल्विस की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी तो उसको पेल्विक कहेंगे, ये 5 o'clock पोजीशन है। और फिर सब सीकल भी हो सकती है कि सीकल के नीचे होगी तो 6 o'clock पोजीशन होगी। तो जो है ये रेट्रोसीकल हो सकती है, सब सीकल हो सकती है, पेल्विक हो सकती है, प्री इलियल हो सकती है, पोस्ट इलियल हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो साइट होती है इसकी दैट इज़ रेट्रोसीकल, 11 o'clock पोजीशन। ये आपने याद रखनी है। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट है ना वो पेल्विक है। पेल्विक की क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी इसके क्लिनिकल फीचर्स में, ठीक है। इसमें एक्चुअली ना ये अपेंडिक्स जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के पास होती है, तो उसके सिम्टम्स आते हैं, दरअसल इसका ये इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। और इसके अलावा जो ये आपने दोनों चीज़ें याद रखनी है। इसकी आर्टरी जो होती है वो पेंडिकुलर आर्टरी होती है जो इसको सप्लाई करती है। वीनस ड्रेनेज जो होता है वो इसका पेंडिकुलर वेन के थ्रू होता है, और इसके जो लिम्फ नोड्स होते हैं, मतलब पेंडिकुलर वेन से इलियोकोलिक वेन की तरफ जाएगी, और फिर सुपीरियर वेन से मेसेंटेरिक वेन में जाएगी, फिर पोर्टल वेन में जाएगी, और वहाँ से इन्फीरियर वेना कैवा में, ठीक है। उसके बाद जो है इसके जो नोड्स होते हैं वो इलियोकोलिक, ये इलियोसीकल लिम्फ नोड्स होते हैं। तो हमने इसकी जो है ब्लड सप्लाई भी देख ली, वीनस ड्रेनेज भी देख ली, और फिर हमने लिम्फेटिक ड्रेनेज भी देख ली। अब हम बात करते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस की। अपेंडिसाइटिस मींस दैट एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्मिफॉर्म इन अपेंडिक्स इज कॉल्ड एक्यूट अपेंडिसाइटिस। उसके बाद इसकी कॉज क्या है, देखिए इसका नैरो ल्यूमन होता है, हमने पढ़ा
5 मिलीमीटर्स का इसका ल्यूमेन होता है। अब इसकी कॉज का हमें नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ पे ना बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। बैक्टीरिया क्यों जमा होते हैं, किस जगह पे बैक्टीरिया जमा होते हैं, ऐसे तो नहीं जमा होना शुरू हो जाते, कोई ट्रिगरिंग फैक्टर होना चाहिए। तो वो कहते हैं वहाँ पे ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। एक्चुअली कोई वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकती है, कोई फीकोलिथ आके फंस जाते हैं, मतलब फीकल मैटर का कोई पार्ट आके फंस जाता है, कोई स्टोन्स आके फंस सकते हैं, कोई पैरासाइट्स आके जमा हो सकते हैं, कोई लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है। जो कि एक्चुअली क्या करता है ट्यूमर में, हम मोस्टली एल्डरली पेशेंट में अगर एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो रही है तो वी विल चेक फॉर द ट्यूमर, ठीक है। वो आके ना इसके अंदर फंस जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो क्या होगा, ये फंस गया, पीछे वाले हिस्से के अंदर बैक्टीरिया जमा होना शुरू हो जाएंगे, और बैक्टीरिया जमा हो के प्रोलिफ्रेशन कर करके फिर मसला आएगा। सो ये इसके कॉजेज़ हैं, ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं। अब होगा क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हुआ फीकोलिथ, ये आके इधर फीकोलिथ फंस गया हुआ है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। देखें होगा क्या, ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्शन हुई और पीछे बैक्टीरिया जमा होते जा रहे हैं, फिर वहाँ पे क्या होगा, म्यूकस बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा, म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन होगी, लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया होगा, और फिर वहाँ पे जो है वो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर उसका इंक्रीज़ होगा। जब इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वो इर्द गिर्द जो वहाँ पे 3 चीज़ें हैं आपकी, लिम्फैटिक वेजल्स हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं। अगर लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, ठीक है। अगर वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, फर्दर एडिमा होगा। अगर वहाँ पे आर्टरीज़ की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो इस्कीमिक नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, इट विल लीड टू गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस। और अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन चलती जा रही है तो क्या ये होगा कि हमारी इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स जो है वो हमारी लूप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और मोमेंटम के साथ जाके चिपक जाएंगी और फिर एक बड़ा सा मैस बना देंगी, एडहेजन्स बना देंगी। ये सब कुछ वहाँ पे चल रहा है, एडिमा, इन्फ्लेमेशन, बैक्टीरिया, म्यूकस, इन्फ्लेमेशन, एडहेजन्स, इन्फ्लेमेशन, चलती जाएगी, एक मैस सा बन जाएगा। तो पेशेंट जो है वो मैस के साथ भी आ सकता है, वहाँ पे एब्सेस बन सकती है तो उसकी वजह से भी मैस बन सकता है। वहाँ पे अगर जो है म्यूकस ही म्यूकस जमा हुआ है तो म्यूकोसील बन सकती है। अगर ये सारा कुछ फट जाए, जिसको हम कहते हैं यार अब इसकी अपेंडिक्स फट गई है या अपेंडिक्स फटने वाली है, जल्दी से ऑपरेशन करो, अपेंडिक्स निकालो बाहर, उसको क्या कहते हैं डॉक्टर्स लैंग्वेज में, कि ये सब कुछ फट जाएगा, उसकी वॉल्स फट जाएंगी, परफोरेशन होगी, पेरिटोनाइटिस होगा। कहते हैं जहर फैल गया पूरी बॉडी में, फैल गई है अपेंडिक्स का जहर फैल गया, तो ये वो वाला जहर है। तो सब कुछ परफोरेशन होगी, पेरिटोनाइटिस होगा और फिर पेशेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है। इसलिए कहते हैं कि अपेंडिक्स को जल्दी से आइडेंटिफाई करो, अपेंडिसाइटिस को, और उसके फटने से पहले ही, जहर फैलने से पहले ही, पेरिटोनाइटिस होने से पहले ही उसको रिमूवल करो, अपेंडिक्टमी करो। तो ये है इसकी पैथोलॉजी सारी। फिर हम इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन करते हैं। तो इसकी जो टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है और एक इसकी एटिपिकल प्रेजेंटेशन होती है। टिपिकल में क्या होगा, हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपको दर्द जो है वो कहाँ पर हो रही है या कहाँ पे शुरू हुई थी। तो पेशेंट कहेगा मुझे अम्बलाइकस के रीजन में पेन शुरू हुई थी और पहले वहाँ थी, अब शिफ्ट हो गई है यहाँ पर, राइट इलियक फॉसा में पेशेंट हाथ लगाएगा। तो दिस इज़ टिपिकल प्रेजेंटेशन। माइग्रेटरी पेन, दिस इज़ नॉट रेडिएशन। रेडिएशन होती है कि एक जगह दर्द हो रही है और दूसरी जगह पे भी दर्द हो रही है। यहाँ पे माइग्रेशन है, पहले अम्बलाइकस के गिर्द थी, अब राइट इलियक फॉसा में आ गई है। सो दिस इज़ माइग्रेटरी पेन, शिफ्टिंग ऑफ पेन। मैकल डायवर्टिकुलम जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पेशेंट अम्बलाइकस के गिर्द पेन हो रही होती है। इन केस ऑफ मैकल डायवर्टिकुलाइटिस नॉर्मली वो एसिम्प्टोमेटिक था। अब जो है ये हमारी जो है ना इसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन है। ऑब्वियसली उसके साथ पेशेंट जो है वो कहेंगे कि अच्छा, हम उससे पूछेंगे एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, पेन कब बढ़ती है, हर वक्त होती रहती है,
कुछ पेशेंट्स कहेंगे हर वक्त होती रहती है, कुछ कहेंगे जब हम खांसी करते हैं उससे क्या होगा, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर ज़्यादा होगा, पेन होगी, या हम हंसते हैं तो पेन होती है। इसके साथ पेशेंट क्या कहेंगे, वॉमिटिंग, नोज़िया, एनोरेक्सिया। और पेशेंट्स क्या कह सकते हैं, अगर वहाँ पे बैक्टीरिया ने प्रोलिफरेट बहुत ज़्यादा कर लिया, इन्फेक्शन कर दिया है, पेशेंट फीवर के साथ भी आ सकता है। सो दिस इज़ अ टिपिकल प्रेजेंटेशन। एटिपिकल प्रेजेंटेशन क्या है? एटिपिकल प्रेजेंटेशन ये है कि पेशेंट को शिफ्टिंग ऑफ पेन नहीं है, माइग्रेटरी पेन नहीं है, पेशेंट की पेन शुरू ही राइट इलियक फोसा में हुई थी और वहाँ पे ही है, तो ये भी हो सकता है। पेशेंट डायरिया एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन के साथ आएगा अगर अपेंडिक्स क्या है, यूरिनरी ब्लैडर के साथ कांटेक्ट में है। और ये कौन सी अपेंडिक्स है, कौन सी पोजीशन है अपेंडिक्स की, पेल्विक, जो हमने उसकी देखी थी। तो पेल्विक लोकेशन का आपको समझ आया कि अगर पेशेंट की पेन जो है प्रेजेंटेशन एटिपिकल है, जो कि मैंने आपको बताया कौन सी होती है, तो आपने सोचना है कि इसकी पेल्विक अपेंडिक्स है। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। पेशेंट इसके साथ प्रेजेंट करेगा, आपने एग्जामिन करना है, आपने उसका पल्स लेनी है, उसकी टेम्परेचर लेनी है, उसकी जनरल इंस्पेक्शन करनी है और स्लाइड प्रेक्सिया होगा उसमें। फिर आप उसके टंग, माउथ, नोट एग्जामिन करेंगे। फिर हम उसकी टॉन्सिल्स को इंस्पेक्ट करेंगे कि कहीं उसको टॉन्सिलाइटिस तो नहीं है एसोसिएटेड। फिर हम क्या करेंगे, उसकी पैल्पेशन करेंगे, उसको हम जो है वो पैल्पेशन के दौरान जो है लोकलाइज टेंडरनेस होगी, दर्द होगी। उसको पैल्पेशन आती है ना एब्डोमेन की, सबसे पहले सुपरफिशियल पैल्पेशन करते हैं, एस बनाते हैं, और फिर हम डी पैल्पेशन करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ़्ट इलियक फोसा। वहाँ से हम पैल्पेट करते हुए हम जब आएंगे पेशेंट की राइट इलियक फोसा में, तो हम अंदर जब प्रेस करेंगे तो पेशेंट चीखेगा, ठीक है, या उसके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होंगे क्योंकि दर्द है। और ऑब्वियसली यहाँ पे ना आप जो रेट्रोसिकल है ना, उसकी एक इम्पॉर्टेंस है। रेट्रोसिकल आपको पोजीशन याद है जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, उसमें वो सीकम के पीछे था अपेंडिक्स। तो जब हम ऊपर से प्रेशर देंगे ना, तो हमें ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सीकम के पीछे है, हमें ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा ताकि पेशेंट जो है वो पेन को फील करे। तो यू हैव टू प्रेस डीपली, ठीक है, इन द अपेंडिसाइटिस। तो पेशेंट को जो वो पेन होगी। और फिर रीबाउंड टेंडरनेस हमने पढ़ा था कि क्या होती है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में, कि जब पहले हम प्रेशर देते हैं और फिर हम जब छोड़ते हैं, तो जब छोड़ेंगे तो फिर पेशेंट की दर्द होगी। क्यों? क्योंकि हम छोड़ेंगे, पहले वो प्रेशर से नीचे चला गया था इन्फ्लेम्ड हिस्सा, अब हम छोड़ेंगे तो वो आके पेरिटोनियम के साथ ऐसे टकराएगी आके, तो उससे दर्द होगी पेशेंट को, तो रीबाउंड टेंडरनेस पॉजिटिव होगी। ठीक है, फिर इसके अलावा कुछ साइंस होते हैं जो आपकी डायग्नोसिस को सपोर्ट कर सकते हैं। या आपने साइंस और एग्जामिनेशन कर लिया, फीवर चेक कर लिया, उसकी पल्स ले ली, उसकी इंस्पेक्शन, पैल्पेशन सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप पेशेंट से पूछेंगे कुछ साइंस होते हैं जो हम देखेंगे। फर्स्ट इज़ अ पॉइंटिंग साइन। पॉइंटिंग साइन मतलब पेशेंट बताएगा पहले मुझे लाइकस के गिट पेन थी, वहाँ पे फिंगर रखेगा, फिर कहेगा अब मुझे शिफ्ट हो गई है यहाँ पर राइट इलियक फोसा में, या वो डायरेक्टली बताएगा अगर एटिपिकल प्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे दर्द है, तो पॉइंट करके पेशेंट बताएगा दिस इज़ वेयर आई एम फीलिंग द पेन। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा रॉफस्किन साइन। रॉफस्किन साइन क्या होता है कि जब हम पेशेंट के लेफ़्ट इलियक फोसा पे डीप पैल्पेशन करेंगे तो पेशेंट को दर्द कहाँ होगी, राइट इलियक फोसा में। मतलब हम लेफ़्ट इलियक फोसा में डीप पैल्पेशन कर रहे हैं और पेशेंट को राइट इलियक फोसा में दर्द हो रही है, इसका मतलब अपेंडिसाइटिस कुछ एडवांस्ड हद तक बढ़ गया हुआ है। फिर स्वास साइन होता है। स्वास साइन में क्या होता है, दरअसल आपको पता है कि एक एक्सटेंसर ऑफ हिप होता है, दैट इज़ स्वास मसल। ठीक है, तो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स जो होती है ना, वो स्वास मसल के ऊपर लाई कर रही होती है। तो जब हम पेशेंट को कहते हैं ना आप एक्सटेंशन ऑफ हिप करें लाइक दिस, तो एक्सटेंशन ऑफ हिप पे क्या होगा कि पेशेंट को दर्द होगी। ठीक है, और जब फ्लेक्शन करेंगे तो वो दर्द ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ सॉस साइन। सॉरी, फ्लेक्शन पे नहीं, ये आपने रखना हाइपर एक्सटेंशन में पेन होगी, आपको नज़र आ रहा है सॉस मसल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो हाइपर एक्सटेंशन ऑफ हिप पे पेन होगी पेशेंट को। दिस इज़ सॉस साइन। देन इज़ अ ऑब्चुरेटर साइन। ऑब्चुरेटर साइन क्या है कि पेशेंट के जब हिप को फ्लेक्स करेंगे और इंटरनली रोटेट करेंगे तो पेशेंट को हाइपोगैस्ट्रियम में पेन होगी। इसमें क्या होता है कि हम जब इस तरह करते हैं ना, हिप को फ्लेक्स करके इंटरनली रोटेट करते हैं,
लाइक दिस आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा है, तो पेशेंट को हाइपोगैस्ट्रिया में पेन होगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स जो है वो इस दौरान जब हम ये वाली प्रोसीजर करते हैं इसमें ऑब्चुरेटर इंटरनस के ऊपर आ जाती है, तो दिस इज़ नोन एज ऑब्चुरेटर साइन। तो सॉस साइन में हमने हाइपर एक्सटेंशन ऑफ हिप करनी थी, ऑब्चुरेटर साइन को लिस्टेड करने के लिए हम पेशेंट की जो है वो हिप को फ्लेक्स करना है और इंटरनली रोटेट करना है। ये हमारी नीचे नज़र भी आ रही है आपको। भी स्पेशल पोजीशन, स्पेशल फीचर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन। मैंने आपको बताया कुछ कि ज़्यादातर जो 74% केसेस में एब्डोमेन जो अपेंडिक्स होती है वो रेट्रोसिकल पे होती है, 21% केसेस में पेल्विस होती है। तो रेट्रोसिकल में जो है हमें जो है वो हमने कहा कि हमें डीप पैल्पेट करनी पड़ती है, बहुत डीप टेंडरनेस जो है ना वो हम फिर फील होगी और सॉस साइन हमें मिलेगा। और पेल्विक जो है ना उसमें हमने यूरिनरी ब्लैडर के साथ उसका कांटेक्ट होगा तो पेशेंट को कहेगा बहुत ज़्यादा जो है ना वॉशरूम आता है, मुझे यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। अर्ली डायरिया के साथ पेशेंट आएगा, उसको एब्डोमिनल रिजिडिटी और टेंडरनेस एज सच नहीं होगी, ठीक है। और इसमें जो है ऑब्चुरेटर और सॉस साइन दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। पोस्ट ये है कि टर्मिनल इलियम के पीछे है, तो इसमें भी जो है हमें जो है डायग्नोसिस में मसला हो सकता है, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग ऑफ पेन और टेंडरनेस जो है वो इल डिफाइंड होती है। सिंपल सी बात है, जब भी कोई चीज़ जो है वो किसी चीज़ के पीछे छुपी होगी ना, तो हम ऊपर से पेन प्रेशर देंगे तो उसको ज़्यादा प्रेशर पे पेन होगी, कम प्रेशर पे पेन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे वाला आप जस्ट रीड कर लें, यहाँ वो भी नहीं ज़रूरत। अब हम आ जाते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस की तरफ। तो मैं एंड पे आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखा दूँगी ताकि थोड़ा सा रिवाइज़ हो जाए। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो आप करवाते हो ना CBC, उसमें आपको क्या मिलता है, आपको पता भी है कि पेंडिसाइटिस के केस में WBCs राइज हुए होते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस मिलता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, मतलब पेशेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन के साथ आ रहे हैं, इस तरह से यूरिनरी कंप्लेंट्स के साथ आ रहा है तो आप यूरिन एनालिसिस करवा लेंगे। पेन के लिए अगर पेशेंट जो है वो फ़ीमेल है तो उसके लिए हम प्रेगनेंसी टेस्ट टू रूल आउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी करेंगे, दिस इज़ मस्ट। उसके बाद रेडियोग्राफ्स हम एक्सरे करवाएंगे एब्डोमेन का, सुपाइन और इरेक्ट चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऑब्वियसली नाउ दैट हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर रिलाई करते हैं, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस। लेकिन लिखने के लिए मतलब पेपर में आप लिख सकते हो एक्सरे सुपाइन और इरेक्ट चेस्ट एक्सरे। उसके बाद जी हम अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस करवा लेते हैं, पेल्विस अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। पेल्विस क्यों करवाएंगे कि हम ओवरियन सिस्ट और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करना चाह रहे हैं फीमेल्स में। और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो है टेस्ट ऑफ चॉइस है, ये आपके MCQs में आता है, तो ये आप देख लेते हैं। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो है वो आपको इसका डायग्नोसिस भी बता देता है और इसके अलावा ये भी बता देता है कि एब्डोमिनल मास है या एब्सेस है। फिर CT स्कैन करवाते हो एब्डोमेन का, और ये आप तब करवाते हो जब डायग्नोसिस नहीं हो रहा, ओल्डर पेशेंट्स हैं तो फिर आप करवा लेते हो, इन विच यू आर सस्पेक्टिंग द न्यूप्लाज्म्स और diverticulitis और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। देन डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करवाते हो। ये जस्ट लिखने के लिए हैं, लेकिन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं, दीज आर CBC एंड अल्ट्रासाउंड एंड प्रेगनेंसी टेस्ट इन केस ऑफ फीमेल्स, ठीक हो गया। बाकी CT स्कैन, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, रेडियोग्राफ्स, ये सारे जो है ना एज सच हम नहीं करवाते, जस्ट लिखने के लिए एग्ज़ाम में रिटन पॉइंट्स, ठीक है। देन इज़ द एल्वराडो स्कोरिंग सिस्टम, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको मेंट्रल्स भी कहते हैं, इसका जो निमोनिक होता है मेंट्रल्स होता है। एल्वराडो स्कोरिंग सिस्टम आपके वाइवा में पूछते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा स्कोर होता है, स्कोर देना होता है हमने। अच्छा, मेंट्रल्स में M फॉर माइग्रेटरी राइट, आप राइट इंफीरियर क्वाड्रेंट पेन जो होगी, राइट इलियक फॉसा, माइग्रेटरी पेन होगी तो 1 पॉइंट देंगे। एनोरेक्सिया, A फॉर एनोरेक्सिया तो 1 पॉइंट। नॉजिया वॉमिटिंग 1 पॉइंट। टेंडरनेस इन द राइट इलियक फॉसा 2 पॉइंट्स। रीबाउंड टेंडरनेस 1 पॉइंट। एलिवेटेड टेम्परेचर 1 पॉइंट। L फॉर ल्यूकोसाइटोसिस 2 पॉइंट्स। देन शिफ्ट टू लेफ्ट, इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल्स 1 पॉइंट। 2 पॉइंट्स किस किस को देने हैं हम, टेंडरनेस इन द राइट इलियक फॉसा एंड ल्यूकोसाइटोसिस। 2 पॉइंट्स तो इन्हीं के बन जाते हैं ना, मतलब 4 पॉइंट्स, हमने 5 पॉइंट्स बनाने होते हैं मस्ट,
ठीक है, 5 पॉइंट्स हमें मिल गए, तो हमारी जो है ना अपेंडेक्टमी हमने कर देनी है। ठीक है, तो अगर पेशेंट कह रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एग्ज़ामिनेशन की, टेंडरनेस मिली, रिबाउंड टेंडरनेस, 3 पॉइंट्स इसके हो गए, 2 पॉइंट्स और बना लें कोई भी जगह से, फीवर हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल उसको, या उसको साथ में वॉमिटिंग हो रही है, तो हमारे पूरे 5 पॉइंट्स हो गए, हमने पेंडेक्टमी कर देनी है। मतलब हमने 5 पॉइंट्स बनाने हैं। लेस देन 5 है तो नो पेंडिसाइटिस, 5 to 6 है तो हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके पेंडेक्टमी करेंगे, 7 और मोर है तो हम फर्दर उसको एक्यूट पेंडिसाइटिस लेबस करेंगे, जल्दी से पेंडेक्टमी कर देंगे। लेकिन हमारे सेटअप में यही होता है 5 हो तो जल्दी से पेंडेक्टमी कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना। मेंट्रल्स में M फॉर माइग्रेटरी पेन, A फॉर एनोरेक्सिया, N फॉर nausea vomiting, T for tenderness in the right iliac fossa, R for rebound tenderness, E for elevated temperature, L for leukocytosis and S for shift of pain. शिफ्ट ऑफ टू लेफ्ट न्यूट्रोफिल्स राइज हुए होंगे। शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब ये होता है कि इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, ये आपने याद कर लेना, बहुत जो है वो आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिए पूछते रहते हैं। एल्बर ऑर्डर स्कोरिंग सिस्टम बता दें, और एग्ज़ामिनेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशंस आपने कर लेनी है, क्या क्या हो सकती हैं अपेंडिसाइटिस की। तो आपको पता है पेंडिकुलर मास बन सकता है, कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया था पैथोलॉजी में। ठीक है, कि वहाँ पर किस तरह से मास बनता है। एब्सेस बन सकती है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, फिस्टुला बन सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, स्टेरिलिटी हो सकती है वुमेन ऑफ द चाइल्ड बियरिंग एज, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीमेल्स के अंदर जल्दी से आपने जो है पेंडेक्टमी करनी होती है इन केस ऑफ एक्यूट पेंडिसाइटिस। सेप्सिस एंड डेथ हो सकती है अगर पूरी बॉडी में जहर फैल जाए, जिसको हम कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। और इंट्रापेरिटोनियल एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, ये सब कुछ। फ्लेबाइटिस हो सकता है अगर वेन्स इन्वॉल्व हो जाए। तो ये सब इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। इसके डीडीज़ आपको मिलेंगे पीछे आपके बुक के अंदर, वो आपने देख लेने हैं। बच्चों के अंदर क्या डीडीज़ हैं, एडल्ट्स में क्या है, एडल्ट फीमेल्स में क्या है, एडल्ट्स में क्या है, इनके यूक्यूज़ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट से डिस्कस कर देती हूँ। और डीडीज़ में यही है कि बच्चों के अंदर अब गैस्ट्रोइंट्राइटिस, लिम्फेडेंटाइटिस, मैकल वर्टिकुलाइटिस, इंटरसेप्शन, मतलब पेशेंट दर्द के साथ आ रहा है ना, तो यू विल सस्पेक्ट दीज। फिर एडल्ट्स में आप एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, जो भी दर्दों वाली चीज़ें हैं, यूरिटारिक कॉलिक, पायलोनेफ्राइटिस, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, टेस्टिकुलर टॉर्जन अगर मेल है। फिर अडल्ट फीमेल के अंदर पीआईडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका डीडी आपने ज़रूर बताना होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी फीमेल्स का अगर आपके पास केस आता है तो वाइवा में एग्जामिनर पूछते हैं इसके डीडीज़ बताएं इन केस ऑफ फीमेल, तो आपने बताना है पीआईडी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, टॉर्जन ऑफ द ओवियन सिस्ट हो सकती है। एल्डर्स में क्या है, डिवर्टिकुलाइटिस है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, कार्सिनोम ऑफ द सीकम है, और इसके अलावा मेसेंटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फाक्शन है, सोस सेप्सिस है। तो ये सब कुछ ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्यूट अपेंडिसाइटिस। और ये आपके लिए रोब्सकिन साइन, लेफ्ट इलियक फॉसा में दबाया, राइट इलियक फॉसा में दर्द हो रही है। सॉस में क्या है, हाइपर एक्सटेंशन से पेन हो रही है। ऑब्चुरेटर में क्या है, हिप को फ्लेक्स करके इंटरनली रोटेट किया तो पेन हो रही है। सो दिस ये देख लें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट में हम इसका यूक्यूज़ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक जो है वो बनाएंगे इसका वीडियो लेक्चर। ठीक हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।